रहा है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहीं मिडिल ईस्ट से ही तो ना हो जाए। इससे पहले ये डर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पैदा हो रहा था। डर अभी भी बना हुआ है, रूस कहीं यूक्रेन पर परमाणु अटैक न कर दे। अब ये डर इजरायल ईरान जंग में भी बन गया है। उधर यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका ने अब अपना इरादा बदल दिया है। ट्रंप की रणनीति अब यूक्रेन को हथियारों से मदद करने की नहीं है। इधर ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद ट्रंप इजरायल और ईरान में सीजफायर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान सीजफायर के लिए तैयार नहीं और हमला दोनों तरफ से जारी है, यानी कि अटैक और काउंटर अटैक। और इसीलिए डर कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ने वाला। पूरी दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी है। पूरी दुनिया महाविनाश की कगार पर पहुंचती जा रही है। 4 देश सीधे सीधे भीषण जंग से गुजर रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान जंग। यही चारों देश हैं जो भीषण युद्ध से गुजर रहे हैं, लेकिन युद्ध की जद में पूरी दुनिया है। अगर ये युद्ध और भड़का और भयंकर हुआ तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया के देश 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। चारों देशों में से किसी का भी सब्र छूटा और एक ने भी परमाणु हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होते ही 22वीं सदी की ओर बढ़ रही दुनिया 21वीं सदी में ही सिमट कर रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। तब से अब तक ना तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ना ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घुटने टेके। रूस जैसे ताकतवर देश के सामने 3.25 सालों से टिके यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद मिलती रही है। दरअसल यूक्रेन का झुकाव पश्चिमी देशों की ओर है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है तो नाटो संगठन का विस्तार भी पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा है और यही रूस यूक्रेन युद्ध की जड़ है। रूस नाटो संगठन का हमेशा से विरोधी रहा है। यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हुआ तो रूस की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। रूस ने यूक्रेन को कभी स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी, बल्कि इसे अपनी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा मानता रहा है। जबकि रूस के दबाव को यूक्रेन अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी मंशा खुलेआम जाहिर कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही हैं। इस लिहाज से पूरा यूक्रेन रूस का है। यूक्रेन की आजादी पर सवाल नहीं है। यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले इलाके छोड़ने होंगे। पुतिन के इन दावों को यूक्रेन ने सिर से खारिज कर दिया है। जेलेंस्की नहीं मानते हैं कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं। अब सवाल है कि रूस चाहता क्या है। यूक्रेन का सरेंडर नहीं चाहता रूस, पूरे यूक्रेन को अपना बता रहे हैं पुतिन। यूक्रेन के सुमी शहर पर कब्जा चाहता है रूस। सुमी क्षेत्र को बफर जोन बनाना चाहते हैं पुतिन। अभी यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूसी कब्जा। क्रीमिया, लुहांस की 99% हिस्से पर कब्जा। डोनेत्स्क, जापोरिजिया, हेरसोन के 70% से अधिक पर कब्जा। खार्किव, सुमी, निप्रो के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा। जेलेंस्की रूस के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहते, लेकिन रूस के कब्जे में जाने से अपनी जमीन को बचा भी नहीं पा रहे। ये जरूर है कि रूस के हर हमले के जवाब में यूक्रेन पलटवार कर रहा है, लेकिन रूस के सामने आखिर यूक्रेन कब तक टिका रह सकेगा। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका खुलकर तो नहीं आया, लेकिन उसने यूक्रेन की आर्थिक तौर पर और हथियारों से मदद जरूर की। नाटो देशों के समर्थन और अमेरिका से मिल रही मदद के आसरे यूक्रेन टिका है, लेकिन अब अमेरिका यूक्रेन की मदद से अपना हाथ खींच रहा है। उधर मिडिल ईस्ट में छिड़ा घमासान भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंता को बढ़ा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 12 दिनों में ही भीषण हो चुका है। नेतन्याहू ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होने देना चाहते, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई परमाणु महत्वाकांक्षाओं को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। इजराइल और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है। नेतन्याहू को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर क्या चाहते हैं नेतन्याहू? ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विनाश। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना चाहते नेतन्याहू। ईरान के खिलाफ प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई की मांग। ईरान का परमाणु संपन्न होना इजराइल के लिए खतरा। खामेनेई इजराइल के खिलाफ कर सकते हैं परमाणु का इस्तेमाल। अमेरिका भी ईरान के न्यूक्लियर मिशन के खिलाफ है। ट्रंप का मानना है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई हर हाल में परमाणु संपन्न होना चाहते हैं। ईरान ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई शहरों में परमाणु ठिकाने बनाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार ईरान को सबक सिखाने की ठानी। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अचानक से अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्डो परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बौखलाए ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर पलटवार किया और मिसाइलें दागी। हालांकि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों को खाक करने के बाद ट्रंप ने इजराइल और ईरान में सुलह की कोशिश की, लेकिन इजराइल और ईरान सीज फायर को तैयार नहीं है। ट्रंप की कोशिशों को फिर झटका लगा है। ना तो इजराइल ने ही ना ईरान ने ही ट्रंप के सीज फायर के प्रस्ताव को माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चार देशों के बीच में जो जंग छिड़ी है महाविनाश की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं विशेष तौर पर विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले अस्थाना सर, रूस यूक्रेन के बीच में भी युद्ध रुकवाने की गारंटी ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, सीज फायर की बात कर रहे थे। जस का था 3.25 साल से ऊपर हो गया, युद्ध छिड़ा हुआ है और भीषण हो रहा है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं दोनों ही तरफ से। सेम इजराइल और ईरान के बीच में भी हुआ, वहां भी सीज फायर का ऐलान ट्रंप के जरिए करा दिया गया, लेकिन हमले अभी भी जारी। पहले तो ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप की बात में वजन आपको कितना दिखता है, कितना ग्रेविटी उनकी पर्सनालिटी उनकी बातों में झलकती है? ये वैश्विक स्तर पर अब सवाल हो रहे हैं क्योंकि ये बार बार हो रहा है। भारत पाकिस्तान में भी सीज फायर का क्रेडिट ले रहे थे। दूसरा, चार देशों में जो भीषण जंग लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? देखिए, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, वो इलेक्शन मोड में जब थे तो उस टाइम में उन्होंने बड़े बड़े प्रॉमिस किए और उस टाइम में उन्होंने अपनी एक छवि बनाई कि अगर मैं होता तो लड़ाई नहीं होती, पहली बात, और अगर मैं बनूंगा प्रेसिडेंट तो ये लड़ाई रुकवा दूंगा इमीडिएटली। ये दोनों ही चीजें जो थी वो इतनी आसान थी नहीं, ना उस समय थी और ना आज हैं। तो लेकिन क्योंकि वो एक प्रॉमिस कर चुके थे तो उस प्रॉमिस में उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, और अपने वोटर्स को ये बताने की कोशिश की कि देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं, अब ये लोग नहीं मानते, वो बात अलग है। अब जहां तक आती है बात रूस और यूक्रेन की, पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे हिसाब से उन्होंने सिचुएशन को थोड़ा अलग से पढ़ा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सही थी। कोल्ड वॉर 1.0 ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब ये यूएसएसआर टूट गया था, और वो जो है वो लगे रहे कि नहीं नहीं नाटो में और नए देश भी शामिल हुए, और वो उनके दिमाग में था कि रूस को कमज़ोर करना है, जबकि असली टारगेट जो है उनके लिए जो बड़ा खतरा है वो है चीन। तो हुआ क्या कि कोल्ड वॉर 1.0 में वो बढ़ते गए आगे, कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो गई चीन के साथ, और इस बीच में अभी पूरी मदद से यूक्रेन खड़ा तो है अभी तक, लेकिन यूक्रेन के जीतने के कोई चांस नहीं है, ये पूरे वेस्ट को पता है और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। और अब उन्हें लगता है कि यहां पर पैसा लगाने से मुझे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं, और अगर पीस हो जाती है तो वो सही हो जाएगा। क्योंकि मैं एक तो उनको नोबेल प्राइज का बड़ा उनको जुनून चढ़ा हुआ है कि ओबामा को पहले साल में मिल गया, मुझे अभी तक नहीं मिला, और उसने सारी लड़ाइयाँ कराई, मैंने कोई लड़ाई नहीं करी, फिर भी मेरे को नहीं मिला, वगैरह वगैरह। अब बात आती है जहाँ तक इजराइल और ईरान की बात की, अभी इसमें नेतन्याहू ने उनसे, मेरे विचार से नेतन्याहू उनसे ज़्यादा स्मार्ट निकले, क्योंकि नेतन्याहू के दिमाग में ये जुनून है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद करना है, और ये किसी तरीके से उनको ऐसा कर दिया जाए कि वो न्यूक्लियर बम ना बना पाए। अब ऐसा है कि बिना उस देश में कब्जा करे, सिर्फ स्टैंड ऑफ अटैक से अगर आप सोचते हैं कि किसी देश की हस्ती को आप खत्म कर देंगे तो पॉसिबल है नहीं, और यही चीज अभी आज नजर आ रही है। अब क्या करा उन्होंने कि पहले खूब करा, प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया कि देखिए मैंने सब कुछ कर दिया है, अभी एयर डिफेंस उनका खत्म हो गया है, अब अगर आपके बम्पर आए तो आपको कोई रिस्क नहीं है, आप बम्पर से फायर कीजिए, क्योंकि जो अंडरग्राउंड चीजें हैं और जो पहाड़ के अंदर हैं ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आप संभालिए, और इधर ये बम्पर करके आप चुपचाप निकल जाइए तो मेरा काम हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी उस चीज में आ गए और उन्होंने ये कर दिया।
और हालांकि लड़ाई में वो घुसना नहीं चाहते मिडिल ईस्ट में। उन्हें पता है कि अफगानिस्तान में अगर हम 20 साल से नहीं जीत पाए, और ईरान तो उससे अफगानिस्तान से डबल है, ताकत भी डबल है, तो उससे कहाँ 25 साल में नहीं जीत पाएंगे। तो वो उन्हें पता है कि ये सिचुएशन ग्राउंड, तो फुट सोल्जर तो उन्होंने ग्राउंड में भेजना नहीं है, ये उन्हें पता है। अब सिर्फ स्टैंड ऑफ अटैक करके बस यही कर सकते थे कि जी बम थोड़ी वर्षा कर दी और उसके बाद बोलो पीस पीस पीस, और वही उन्होंने किया। लेकिन जो नेतन्याहू है उनकी मुसीबत अलग है। उनकी मुसीबत ये है लड़ाई बंद तो मेरी कुर्सी गई, तो वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, और वो ये चाह रहे हैं कि जितने भी मेरे खिलाफ केस चल रहे हैं, जिस दिन ये लड़ाई बंद हुई उस दिन सब के सब दोबारा से खुल जाएंगे। तो वो बहाना ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई तरीके से। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो नेतन्याहू ने बोला वो भी कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने जब ईरान ने उनके बेस पर हमला करा, ये तो मेरे हिसाब से फिक्स्ड मैच था, क्योंकि पहले भी उन्होंने जब सुलेमानी को मारा था तो फिक्स्ड मैच के तौर पे एक अटैक किया था बेस के ऊपर, और उसके बाद में वहां भी कोई नुकसान नहीं हुआ, और उन्होंने बोल दिया कि जी अब हो गया हमारा बंद लड़ाई। अभी भी वही हाल है, क्योंकि ईरान के पास बड़ी तगड़ी मिसाइल्स थी जो उन्होंने मारी इधर कतर में, वो बहुत हल्की मिसाइल्स थी और टाइम दे के मारी हैं। उससे पहले कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, तो सबको खबर थी। तो उसमें अब क्या है कि ईरान भी क्लेम कर सकता है कि जी देखिए मैं 2 महाशक्तियों से लड़ गया, इजराइल से भी और अमेरिका से भी, और वो जश्न मनाएगा अभी लड़ाई का कि मैं जीत गया। नेतन्याहू तो खैर बोल ही रहे हैं कि हम जीत गए, देखो कितना मैंने बर्बाद कर दिया, सारे कमांडर उड़ा दिए। ट्रंप बोल रहे हैं कि देखो मैंने आज तक किसी प्रेसिडेंट की हिम्मत नहीं हुई ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की, और उनके न्यूक्लियर बम को करने, वो मैंने करके दिखा दिया, और अब लेकिन मैं पीस भी चाहता हूं तो मैं हट गया। लेकिन जो उनको एक क्रेडिट लेने की आदत पड़ी हुई है, वो सबके लिए अभी गले की घंटी बना हुआ है। हाँ। क्योंकि अब उन्होंने जो एक ट्वीट कर दिया, अब पता नहीं भगवान जाने कि उन्होंने नेतन्याहू से सहमति ली थी या नहीं ली थी, और ईरान से सहमति ली थी या नहीं ली थी, लेकिन कहानी ये हुई है कि नेतन्याहू रुकने वाले हैं नहीं। उन्होंने उसके बाद में एकदम फिर से दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि जी उसने तोड़ा या मैंने तोड़ा, लेकिन सवाल ये है कि टूट गया और दोनों एक दूसरे के ऊपर फायर कर रहे हैं। तो ट्रंप का जाहिर है कि नाराज होना भी जायज है, क्योंकि कोशिश तो करी उन्होंने, लेकिन उनका ये उम्मीद करना कि पूरा वर्ल्ड मेरी बात माने और मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन हूं और मैं इलेक्शन मेजॉरिटी से जीता हूं, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो मेरे साथ मेरी सोच के हिसाब से अब लाइन बंद कर दे और लाइन बना ले, तो वो नहीं हो सकता। अब देश में क्या कहते हैं, इस विश्व में अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है, और भी शक्तियां हैं और भी सबके इंटरेस्ट हैं, तो इतना आसानी से हर चीज उनके हिसाब से नहीं चलेगी। तो वही चीज हो रहा है। और जो आपने बात करी यूक्रेन वॉर की, पुतिन भी बहुत स्मार्ट लीडर हैं। वो उनको ये नहीं बोलते कि नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बोलते हाँ नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हमें बात करनी चाहिए, और करते भी ग्राउंड पे वो वही करते हैं जो उन्हें लगता है। तो वो भी उनको कोई खास भाव दे नहीं रहे हैं इसमें, और उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को ये रियलाइज करने में तकरीबन मेरे विचार से 3-4 महीने लग गए, मतलब जब से उन्होंने सत्ता संभाली है। अब शायद उन्हें कुछ रियलाइज हो रहा है कि पुतिन मेरी बात सुनने वाले नहीं है। तो और अपनी बात का फिर वजन भी हल्का होता है, वो ग्रेविटी जाती है टाइम के साथ साथ। अगर आप बड़े बड़े दावे वादे कर लें, हालांकि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए कि हाँ युद्ध रोक देंगे या फिर ग्रेट अमेरिका फिर से अमेरिका बनेगा, ये तमाम वादे थे। इसमें रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का भी दावा था, गाजा में जो एक के बाद एक इजराइल अटैक कर रहा था, वहां भी वो सीज फायर की बात कर रहे थे। बातें सिर्फ कहते रहे, फिर इसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच में भी सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में बड़ी बातें तो कह जा रहे हैं, लेकिन फिर फजीयत अपनी करवा ले रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों में कोई दम दिखाई नहीं देता। ये ताज़ा हालात जो ईरान और इजराइल के बीच में बने हुए हैं ये बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि बड़ी कसीदे पढ़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में, आखिर उन्होंने ये बात क्यों नहीं मानी होगी? यानी कि इजराइल भी कैसे इस युद्ध में अटैक काउंटर अटैक पर अड़ा हुआ है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है कि जब इजराइल ने जब अटैक किया था, तो अटैक करते समय ये मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि पूरी तरीके से सहमति थी अमेरिका के साथ, और लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का संकट ये है कि जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, एक्चुअली अमेरिका के साथ मिल करके इस वॉर की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उनको ये एक उनकी समस्या है कि वो व्यक्ति जो ट्रंप है, मिस्टर ट्रंप, वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, और वो ये उनकी स्ट्रेटजी भी है
हम लोग कहते हैं कि वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, लेकिन वो ही इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट हिज इनकंसिस्टेंसी। तो आई होप कि वो ये उनका एक स्टाइल बन चुका है। बट सवाल ये है कि जब भी वॉर हो रहा है या वॉर के बाद सीजफायर की जब बात हो रही, तो ट्रंप का माइंडसेट ये है कि देखिए ऐसा है, मैं बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री लिया और जब मैं आया तो बोला कि आई विल एंड द एंडलेस ऑफ वॉर और एक परपेचुअल पीस लाऊंगा। मतलब ये एक तरह से ग्लूमी पिक्चर थी ट्रंप के पॉलिटिक्स की, कि दुनिया में मैं एक परपेचुअल पीस लाऊंगा, सारे वॉर जोन को आते ही खत्म कर। और उसी भ्रम में मुझे लगता है कि जो ईरान जो लगातार रेजिस्टेंस कर रहा था, तो ट्रंप साहब को लगा कि ये मौका है कि एक बार ईरान को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाए और शायद हमारे इस पोस्चरिंग के आधार पर ईरान सरेंडर कर दे। और इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा भी कि उन्होंने चैलेंज किया। G7 से जब वापस आ रहे थे तो कह रहे थे कि मैं देखिए बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ, बहुत कुछ बड़ा होने वाला। फिर उन्होंने बोला कि ये मुझे 2 वीक्स हमें चाहिए समय। फिर इसके बाद उन्होंने 2 घंटे में अपना स्ट्राइक किया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। और बाद में उन्होंने कहा कि ये जो पहला जो टारगेट था ईरान इसका, इजराइल और अमेरिका का, कि हम जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी जीत हो गई, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो। साथ ही ईरान ने रिस्पॉन्ड किया कि हमारा कुछ भी लॉस नहीं हुआ। जहां फोर्दो पर आपने अटैक किया, तीनों जगह नतांज पर किया, तो वो वहां से ऑलरेडी, स्पेशली फोर्दो की बात करूं तो हमने पूरी तरीके से पहले से तैयारी बना रखी थी और हमने वहां से रिप्लेस कर दिया। तो कहने का सेंस है कि ईरान तैयार था पूरी तरीके से अमेरिका के इस ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि अमेरिका के 3 ऑब्जेक्टिव थे और इजराइल के दोनों के, कि सबसे पहले हम न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे, सेकेंड वहां का इनका जो मिसाइल सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, थर्ड जो है रिजिम चेंज करेंगे। और इन तीनों में वो कंप्लीटली फेल हुई। ईरान आज भी कह रहा है कि हमारा कुछ भी लॉस नहीं हुआ, और इसीलिए ईरान जो है इनकलाब, जो उनका एक जगह है, स्क्वायर है, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये विक्ट्री मना रहे हैं। तो ईरान एक बहुत कॉन्फिडेंस में है कि इस पूरे 10 दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से इजराइल पर ईरान ने अटैक किया, और इजराइल ने सपने में नहीं सोचा था कि मेरी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है इजराइल के अंदर, वो गाजा बन जाएगी, वो सीरिया बन जाएगा। और बीच में हमने नेतन्याहू को देखा, उन्होंने कहा कि युद्ध से दोनों को लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल बैकफुट में आया। अब उस बैकफुट को साइकोलॉजिकल बूस्टअप लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले कि तो बोलता रहूंगा तो कुछ होगा नहीं, चलिए मैं स्ट्राइक ही कर देता हूं। अब उन्होंने क्या किया कि स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद ईरान बहुत ही कॉन्फिडेंस से बाहर आया, कुछ बिगड़ा नहीं। और बाद में कतर पर जो अटैक किया, 6 मिसाइल स्ट्राइक किए। उसके बाद से एक ही मिलिट्री बेस पर अटैक करने के बाद अमेरिका की नींद खुल गई, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई दोनों ने कहा कि अब ये रीजनल एस्केलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, हमारी गुजारिश ये है कि अब कुछ आप करो। तो ट्रंप साहब अपनी पुरानी हैबिट में आ गए, जो उनको हमेशा पसंद आता है, कि मैं पुश द बटन, पहले ऑन करूंगा बटन तो वॉर हो जाएगा, पुश करूंगा तो वॉर स्टॉप हो जाएगा। ये एक फैंटेसी है अमेरिका की। और ये सोचते समय उनके सामने वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान नजर नहीं आता। मुझे लगता है यदि अफगानिस्तान को भी डोनाल्ड ट्रंप अपने सामने रखे तो शायद वो रियलिस्टिक हो जाएगा। तो ये जो पूरा एपिसोड हुआ पिछले 10 दिनों में, इसमें ईरान एक बढ़त ली, क्योंकि ईरान एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा था, हेजेमनी की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें बढ़त लिया। इजराइल अपने एग्जिस्टेंशियल वॉर कर रहा था, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि हमें ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, वो हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि ये सबक है इजराइल के लिए कि यदि लड़ाई लड़नी है तो अपने दम पर लड़िए। आप जेलेंस्की मत बनिए, यूक्रेन मत बनिए आपको। और क्योंकि आपका आयरन डोम भी है, वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। आपका जो एक बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारा आयरन डोम कंप्लीटली हमें डिफेंस देगा, वो भी ध्वस्त हो गया। तो ये एक केस स्टडी है नेतन्याहू के लिए कि लड़ाई अमेरिका के दम पर ने अपने दम पर लड़ी। दूसरी डोनाल्ड ट्रंप के लिए केस स्टडी है कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर के टाइम में
जहां पर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, हाँ। प्रॉक्सीज वॉर भी चल रहा है। उस कंडीशन में ये 20th सेंचुरी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल, सेकेंड ये वर्ल्ड वॉर अलग नहीं अलग जगह जो युद्ध की स्थिति चल रही है। आप दोनों मेहमान मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है और वो बड़ा अपडेट है फ्रांस से जुड़ा हुआ। फ्रांस जहां पर म्यूजिक फेस्टिवल में सिरिंज अटैक हुआ है। फेस्टिवल के दौरान सिरिंज से चुभोए जाने की घटना सामने आई है। फेस्टिवल में 145 लोगों को सिरिंज चुभोया गया है। भीड़ का फायदा उठाते हुए संदिग्धों ने यह अटैक किया है। म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ थी और उसी दौरान यह अटैक हुआ। आखिर ये क्या है? सिरिंज में क्या लोगों को देने की कोशिश हो रही थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी, जैसा कि तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। 145 लोग अभी तक ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं। भीड़ का फायदा उठाते हुए ही जो अटैकर था, अब एक था, एक से ज्यादा था, ये सभी बातें अभी डिटेल आना बाकी है। लेकिन इस इंजेक्शन में आखिर क्या था जो लोगों को जबरन दे दिया गया, वो भी भीड़ का फायदा उठाकर। यहाँ फ्रांस में म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। 145 लोगों को इंजेक्शन देने की बात सामने आ रही है। अभी जो शुरुआती अपडेट है, 12 संदिग्ध इसमें पकड़े गए हैं। आप समझिए कि स्थिति क्या होगी अगर भीड़ में है, म्यूजिक फेस्टिवल का आनंद आप ले रहे हैं और अचानक से आपके बीच में कोई ऐसा आ जाए जो जबरन आपको कुछ इंजेक्शंस लगाए, यानी कि सिरिंज चुभोए और फिर वहां से इधर उधर भाग जाए। हड़बड़ी मच गई, अफरा तफरी देखी गई और ये जो तस्वीर है ये ताजा हालात को बयां कर रही है। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, ये तो बड़ी स्ट्रेंज सी घटना है। आखिर कौन ये लोग थे जिनके जरिए ये सिरिंज से अटैक किया गया और क्या ये एक से ज्यादा है? देखिए, बिल्कुल ये काफी चौंकाने वाली घटना है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जो सीरीज ये फेस्टिवल चल रहा था और इस फेस्टिवल के दौरान लोगों ने अटैक किया। एक खबर ये है कि सोशल इन्फ्लुएंसर महिला थी जिन्होंने पहले भी कहा था कि सीरीज से अटैक हो सकता है। जो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा हमला है। 3 साल पहले 2022 में भी इसी तरह के सीरीज से अटैक फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। और इस मामले की अगर मैं बात करूं तो अब तक 145 लोग घायल हो चुके हैं। 13 लोग पेरिस के रहने वाले हैं। 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेरिस जो वहाँ के होम मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है। और जो लोग घायल हुए हैं उनकी बॉडी में जो इंजेक्ट किया गया है वो कौन सा केमिकल है, कौन सी टॉक्सिकोलॉजी है, ये इसकी जांच भी की जा रही है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब इस तरह के फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है तो रेप से जुड़े हुए जो कुछ इस तरह के नशीले ड्रग्स होते हैं जो सिरिंज के जरिए जैसे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, कहीं इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, उसकी भी जांच की जा रही है। जी, 145 लोगों को ये इंजेक्शन लगाया गया। आप कह रहे हैं ड्रग्स देने का शक है। ये जो 145 लोग थे, क्योंकि अभी तो हम जो तस्वीरें देख रहे हैं भीड़ बहुत ज्यादा है, हड़बड़ी है, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। म्यूजिक फेस्टिवल जाहिर सी बात है बड़ा अच्छा खुशनुमा माहौल होगा, लोग एंजॉय कर रहे थे। अचानक से ये इंजेक्शन से अटैक कर दिया गया। जिन लोगों को ये सिरिंज चुभोई गई है उनमें क्या किसी तरह के कोई चेंजेस आए, क्या कोई बदलाव आया क्या, या फिर क्या डॉक्टर्स ने ये टेस्ट किया है कि क्या लगाया गया है इंजेक्शन के जरिए? देखिए, बिल्कुल अभी इसकी जांच जारी है। अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो ये थेटे म्यूजिक सिस्टम का आयोजन किया गया था, म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था पेरिस में, इस म्यूजिक के दौरान ही कुछ संदिग्ध लोग आए और उन संदिग्धों को लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे कि कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें तोड़फोड़ की की गई है। लोगों का मकसद साफ था कि उन लड़कियों को इस तरह के इंजेक्ट करने के बाद या उन लोगों को, इसलिए अगर आप देखेंगे जो 15 साल से लेकर के जिससे ज्यादा केटेगरी के लोग शामिल है। तो ऐसी स्थिति में जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया जो ड्रग्स लिए आखिरकार वो कौन सा टॉक्सिकोलॉजी है, उसका मकसद क्या था। ज्यादातर लोग जानकारी ये कहते हैं कि हो सकता है ऐसी स्थिति में उन लड़कियों को या उन लड़कों को नशे की हालत में कर दिया था, आधी बेहोशी की हालत में कर दिया था और उनके साथ किसी भी तरह की हरकत की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस सरकार की ओर से जानकारी दी गई है और वहां के बारे में बताया गया है और जांच की जा रही है। ठीक है
बड़ी स्ट्रेंज और अजीब सी ये घटना सामने आई है। मनोहर बता रहे हैं 145 लोगों को सिरिंज चुभोई गई है। इसमें केमिकल क्या है ये पता लगाने की कोशिश है, ड्रग हो सकता है, ये बात अभी जांच का विषय है। मनोहर, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 12 ऐसे संदिग्ध हैं जिन्हें पकड़ा भी गया है। म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, उसी दौरान ये लोग आए, भीड़ पर अचानक से एक के बाद एक सिरिंज चुभोना शुरू कर दिया, यानी कि कुछ केमिकल ऐसा है जो कि शरीर में प्रवेश किया है। क्या है ये बाद में जांच में सामने आएगा। वापस से दोबारा अपनी बड़ी खबर पर लौटते हैं। बड़ी खबर, और 4 देशों का हम जिक्र कर रहे हैं, ईरान और इजराइल, जहां युद्ध की स्थिति भीषण हो रही है, और उधर रूस यूक्रेन, जिसे 3.25 साल से ऊपर हो गया, लेकिन ये युद्ध की स्थिति और ज्यादा भयंकर और ज्यादा डरावनी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमले अभी भी दोनों तरफ से जारी हैं। और यही हाल अब इजराइल और ईरान का भी नजर आ रहा है। और इन सब के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बार बार बड़े दावे और वादे कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उनका एक बयान भी सामने आया है जिसमें वो ये दावा करते हुए कह रहे हैं कि ईरान परमाणु जो प्रोग्राम है वो आगे नहीं बढ़ाएगा, वो परमाणु समझौते के लिए तैयार होगा। हालांकि इससे पहले भी वो चेतावनी भरे शब्दों में ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अस्थाना सर, डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी का अंतर साफ तौर पर दिख रहा है। दावे हवाई साबित हो रहे हैं, फिर चाहे वो इजराइल को युद्ध में पीछे हटने के लिए कहने का दावा हो कि सीज फायर के लिए वो तैयार है, या फिर ये बात उनकी हो कि ईरान अब आगे परमाणु प्रोग्राम पर काम नहीं करेगा, जबकि ईरान तो ये कह रहा है कि हम तो अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ईरान के दिमाग में अगर 5% भी डाउट था कि मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, तो वो डाउट अभी क्लियर हो गया। उन्होंने प्रोग्राम आगे बढ़ाना ही बढ़ा, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अगर मैं न्यूक्लियर नहीं हूं तो मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव हो सकता है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ईरान में जो देश है, देश के तौर पे एक, मेरे विचार से उन्होंने सारे देशवासियों के दिमाग में ये घुस गया होगा कि नहीं, हमें न्यूक्लियर बम बनाना पड़ेगा। हालांकि न्यूक्लियर बम ईरान के पास एक बहुत खतरे की घंटी है, पूरे रीजन के लिए भी और विश्व के लिए भी। ये तो एक बात है। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, अभी उनको सब जितनी भी चीजें उन्होंने बोली उसमें उनको जो चेंज करना पड़ जाता है थोड़े समय के बाद में, क्योंकि वो रियलिटी नहीं होती है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज बीन ऑब्लिटरेटेड, कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड। उसी के थोड़ी देर के बाद में उनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बोला नो, इट इज सीवियरली डैमेज्ड, क्योंकि सबको नजर आ गया कि देखिए जो उन्होंने बम फोड़ा है, सही बात है, अंदर घुसता है जो GBU 57 है, लेकिन आज तक तो कभी टेस्ट हुआ ही नहीं है, और पहली बार वो इस्तेमाल हुआ है, तो भगवान जाने कितने फीट वो गया नहीं गया। दूसरी चीज ये है कि ईरान को काफी नोटिस था जब ये शुरू हुए थे, साफ पता चल रहा था कि भाई हमें, जब इजराइल ने बोला था कि हमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हटाना है और अमेरिका भी धमकी दे रहा था, तो जाहिर है कि ईरान की बात में कुछ सच्चाई नजर आती है कि उन्होंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी और एनरिच्ड यूरेनियम है उसको वहां से हटा दिया होगा। और क्योंकि कोई रेडिएशंस नहीं है, तो जाहिर है कि किसी भी सेंट्रीफ्यूग में काम करते हुए सेंट्रीफ्यूग पे किसी के ऊपर कुछ हुआ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया वो एक रात में खत्म नहीं होगा। आप याद कीजिए, अगर हमस ने इतनी लंबी लंबी टनल्स बनाई थी, तो जाहिर है कि ईरान के पास तो इतनी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के अंदर उनके पास काफी जगह होंगी छुपाने की। अभी तो जो हुआ है वो तो एक ही पहाड़ी पर हमला हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान के पास में अभी जो क्षमता है कम जरूर हुई होगी, प्रोग्राम कुछ पीछे चला गया होगा, कितना पीछे वो गया कहना मुश्किल है, लेकिन डिटर्मिनेशन भी है और रिसोर्सेज भी हैं। दूसरी बात यह है, जहां तक यूक्रेन और रूसिया का सवाल है, देखिए रूस का एम बड़ा क्लियर है कि मुझे लिंग्विस्टिक बाउंड्री लेनी है और एक बफर जोन बनानी है, और एम प्लस है कि अगर मैं यूक्रेन को लैंड लॉक कर दूं, यानी कि ओडेसा को ले लूं और ट्रांसनिस्ट्रिया में उनके सोल्जर्स हैं, अगर वहां से मिला दूं तो यूक्रेन को ब्लैक सी के साथ कनेक्शन कट जाएगा। इतना अगर वो अचीव कर लेता है तो उसके लिए मेरे विचार से बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। इतने एम तक वो बढ़ना चाह रहा है आगे, और पूरा यूक्रेन कब्जा करना, उनके पास इतने सोल्जर्स नहीं हैं, और उससे और आगे बढ़ना, जैसे यूरोपियन देश प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि वो यूक्रेन में नहीं रुकेंगे और आगे आ जाएंगे, वो भी मुझे नहीं लगता कि एक प्रैक्टिकल, जैसे हम लोग असेसमेंट करते हैं, कॉम्बैट पावर का असेसमेंट जब हम लोग करते हैं, तो उसमें वो बात समझ में नहीं आती है। तो पुतिन की मेरे हिसाब से लिमिट ये है
कि लिंग्विस्टिक बाउंड्री यानी कि जितने भी रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं वो मैं कब्जे में ले लूं, जैसे कि सुम्मी हो गया, खार्किव हो गया और डॉनबास रीजन पूरा का पूरा हो गया, क्रीमिया उनके पास ऑलरेडी है। तो ये और उसके नीचे वाला जो ज़पोरिज़िया और केरसन वाला एरिया है। अभी यूक्रेन की मंशा क्या है कि मैं किसी तरीके से पहले तो अपनी जमीन बचा पाऊं और दूसरे वो भी प्रॉक्सी पर लड़ रहे हैं। वो यूरोप के ऊपर लड़ रहे थे, यूरोप की और अमेरिका की ताकत पर लड़ रहे थे। अब उन्हें पता चला है कि भाई एक अमेरिकन ने कहा है, स्ट्रेटेजिस्ट ने, कि किलिंग विद अ बोरोड नाइफ डज नॉट गिव यू ऑल दी, आई मीन यू कांट फाइट विद अ बोरोड नाइफ। तो अब वो बोरोड नाइफ से लड़ रहे थे। अब जैसे अमेरिका ने थोड़ा अपना इंटरेस्ट कम दिखाया तो उसके बाद में अभी उनके साफ उसका नतीजा ग्राउंड पर नजर आ रहा है लड़ाई के मैदान पर। यूरोपियन देशों की कुछ और इंटरेस्ट है। उनका कहना ये है कि भाई हमने अपने आप को तो तैयार किया नहीं है रूस से भिड़ने के लिए, और रूस को नाराज भी इतना कर दिया है कि वो रूस हमें छोड़ेगा नहीं। तो बेस्ट तरीका ये है कि हमारे सोल्जर तो लड़ नहीं रहे हैं, ना ही हमारे आदमी मर रहे हैं। यूक्रेन में जेलेंस्की हीरो बनने को तैयार है, वो अपने आदमी मरवा रहा है, तो चलो उसको पैसे देते जाओ, उसको लड़ने दो और रूस को कमजोर करो। तो ये सब जगह समीकरण अलग अलग बने हुए हैं, यानी सब लोग अपना स्वार्थ पूरा देख कर रहे हैं, अपना हित देख रहे हैं और इसमें युद्ध में झोंके जा रहे हैं अलग अलग देश। लेकिन डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, अगर मैं कहूं कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध के और भड़कने का रीजन अमेरिका है, अमेरिका जो डायरेक्टली सामने आ गया और ईरान से जो सीधी टक्कर हुई है, क्या इसके बाद ईरान भड़का और इजराइल के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ उसने बैलिस्टिक मिसाइल दागी बल्कि इराक, कतर, अलग अलग जगह जो अमेरिकी जो एरिया थे, अमेरिकी अड्डे थे, उन्हें निशाना बनाया गया? क्या अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये युद्ध और ज्यादा भड़का है? देखिए, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो फर्स्ट डे से ही था। वो इंडायरेक्टली था, सपोर्ट खुलकर था पूरा। बट पॉइंट ये है कि ये जो फ्लेम लिया, ये पूरी तरह से इससे आगे बढ़ा, ये जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट जो, वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि हम आपको ये वार्निंग देते हैं कि आप सरेंडर कीजिए, अनकंडीशनल सरेंडर कीजिए। एक्चुअली यही भ्रम था अमेरिका का कि हम वार्निंग देंगे और आप सरेंडर कर देंगे, कि आप जो कहेंगे हम अपना न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप कहते हैं कि आप बी ओबे योर ऑर्डर। ये है एक काइंड ऑफ हायरार्की ऑफ पावर जो अमेरिका हमेशा माइंड सेट से जीता, कि दुनिया की जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो मेरे हैं, जो नॉर्म्स है वो जो अमेरिका कहेगा वही बन जाएंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन रख सकता है लेकिन ईरान नहीं रख सकता, ठीक है। ईरान रखेगा तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी, पाकिस्तान रखेगा तो अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, यही इराक में हुआ था। इराक में जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को मारा गया था कि वहां पर जो केमिकल्स जो वेपन है वो इराक में रख रहा। तो इस तरीके के हिस्टोरिकली अमेरिका का अपना एक नैरेटिव रहा कि वो जहां उसको चाहिए डिस्टेबलाइज करना वो करता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो इन्वॉल्वमेंट इस बार का था, अमेरिका को एक, हालांकि उसको केस स्टडी मैंने बताया था कि यूक्रेन है और उसके बाद अफगानिस्तान, तो रिसेंट एग्जांपल्स है कि उनको सीखना चाहिए कि ये वक्त वो नहीं है कि आपने जो है किसी को ऑर्डर दिया और आपके कहने से वॉर स्टार्ट हो गया, आपके कहने से वॉर बंद हो सकता है। आप वॉर को स्टार्ट तो कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में, लेकिन बंद करना ये आपके हाथ में नहीं। ये वो तय करेगा जिस पर आपने अटैक किया। इजराइल ने अटैक किया, आप सीज फायर कराने के लिए हुआ नहीं। आपका कितनी बड़ी लेजिटिमेसी है इस ग्लोबल ऑर्डर में कि आपने कहा। यही बात हमारे टाइम इंडिया और पाकिस्तान का जब स्टार्ट हुआ टेंशन, उस समय भी यही बोले। बार बार हम कहते रहे कि आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो बार बार ग्लोबली इसको क्लेम करते रहे। तो ये जो सीज फायर का ना मानना दोनों पार्टी का, दोनों पक्ष का, दरअसल अमेरिका के एक लॉन्ग जो मोनोपोली है ग्लोबल ऑर्डर की, ये उसके लिए एक हिट बैक है और एक सबक है कि अब ये वो वक्त है कि छोटा सा छोटा देश भी आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी कैपेबिलिटी है और अपने को डिफेंड करने का पूरा राइट है। तो मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के पूरे अमेरिकन पॉलिटिक्स और सिस्टम के लिए ये भी सबक है कि अब ये वक्त आ गया है कि आप अपनी पॉलिटिक्स को एक अपने तक सीमित रखिए
दुनिया के जो कन्फ्लिक्ट जोन है वहां पर ये कोशिश मत कीजिए कि आप जब चाहेंगे तो वॉर रुक जाएगा, जब चाहेंगे तो वॉर स्टार्ट हो। और यही कारण है कि जब जब कतर पर अटैक होता है तो वहां पर अमेरिका ने कहा था कि मैं तो अटैक कर सकता हूं, आपको न्यूक्लियर साइट को मैंने डिस्ट्रॉय किया, ये हमारी बहुत बड़ी चीज, लेकिन यदि आपने किया अटैक तो आपके गंभीर, ये तो आप क्या कहेंगे इसको, ये ग्लोबल ऑर्डर है, दिस इज कंप्लीटली डिसऑर्डर, दिस इज कंप्लीटली इलिबरल। हम कहते हैं ना कि लिबरल ग्लोबल ऑर्डर है जिसका एंकर अमेरिका है, तो अमेरिका इज इटसेल्फ इलिबरल एंकर ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। अच्छा, ये चीज, हाँ, ये इन चीज सबके बीच ही मेजर जनरल अस्थाना, एक सवाल और जहन में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो सिचुएशन अभी ईरान और इजराइल के बीच में बनी हुई है, इसमें रूस, जब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर का ऐलान करता हूं, दोनों ही देश सीज फायर पर अब सहमत हैं, लेकिन बावजूद इसके वो टकराव तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन रूस ने कहा कि हम सीज फायर का स्वागत करते हैं, संघर्ष विराम का ये जो समझौता है, ये जो बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। रूस के इस रिएक्शन को इस युद्ध की स्थिति में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि रूस और चीन के लिए तो कहा जा रहा था ना कि ईरान के साथ हैं, सपोर्ट में है, वहीं चीन भी खुलकर कुछ न तो सामने आ रहा है न तो पीछे हट रहा है। इन दोनों देशों की इस रिएक्शन पर या इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रूस यूक्रेन के साथ लड़ाई में लगा हुआ है और पुतिन के दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि मैं इस लड़ाई में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता हूँ, तो मैं अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट नहीं कर सकता ईरान में। तो वो तो यही चाह रहे हैं कि ये लड़ाई बंद हो जाए। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन काफ़ी दूर की सोचता है और बड़ा स्मार्ट प्लेयर है कि उनका ये है कि भाई मेरे व्यापार में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जो लड़ रहा है लड़े, और मैं खुल के किसी की मदद करूँगा नहीं और मैं किसी की लड़ाई में घुसूंगा नहीं, मेरे को अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो मेरी आगे बढ़ती रहनी चाहिए और मैं जितना भी मेरे पास पैसा है वो मैं अपनी क्षमता बढ़ाने में लगाऊंगा। तो ये वो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और इसी लॉन्ग टर्म प्लेयर होने के कारण अमेरिका से बहुत बड़ा गैप था उनका 80 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच में, और वो गैप जो है अभी काफ़ी हद तक उन्होंने पूरा कर लिया है, काफ़ी हद तक नज़दीक आ गए हैं वो अमेरिका के। हालांकि अभी भी गैप तो है लेकिन फिर भी नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि उनकी एक स्ट्रेटेजी बनी थी कि पोस्टपोन्ड ऑल कन्फ्रंटेशंस टिल द टाइम यू आर पावरफुल, यानी कि जब तक मैं ताकतवर नहीं हो जाता तब तक मैं किसी से फालतू में भिड़ूंगा नहीं। तो वो उसी पॉलिसी को लेके चल रहे हैं और इसलिए ईरान के सामने एक रियलिटी सामने आई है कि हालांकि बात सब कर रहे हैं, अरब कंट्री भी कंडम कर रहे हैं जी अटैक नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह, लेकिन खुल के किसी ने ईरान की मदद नहीं की। उसी मुताबिक उनके प्रॉक्सीज भी जो हैं वो कुछ हद तक घबराए हुए हैं इजराइल की मार से, और हुदीस जो हैं उनके ऊपर अभी अमेरिका की मार पड़ी थी, तो ये लोग भी खुल के उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ खास साथ दिया नहीं था जितना ईरान को शायद उम्मीद होगी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता नहीं है कि ये लड़ाई और फैलेगी, लेकिन हाँ ये है कि कुछ ज़्यादा अम्यूनिशन इनके पास भी नहीं है ये इजराइल के पास, और ना ही ज़्यादा अम्यूनिशन ईरान के पास है। कुछ समय के बाद में जो है ये अगर कुछ और एक्सचेंजेस होंगे और उसके बाद में ये लोग भी मेरे विचार से चुप हो जाएंगे। अच्छा, और इस सब युद्ध की स्थिति में पुतिन ये कहते हैं यूक्रेन वो मानते नहीं, डॉक्टर संदीप, वो कहते हैं कि पूरा यूक्रेन जो है वो हमारा ही और कब्जा करने के इरादे से ये युद्ध हम देख रहे हैं। जो शुरुआत में कहा जा रहा था 3 दिन नहीं चलेगा, 3 महीने नहीं चलेगा, वो 3 साल से ऊपर अभी भी जारी है। अभी जैसे अस्थाना सर ने भी कहा कि रूस ये चाहता है या फिर पुतिन ये चाहते हैं कि माइंड कहीं भी इधर उधर डाइवर्ट ना हो, अपनी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करें। यूक्रेन यानी कि ज़ेलेंस्की कभी इस बात के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ये जो 3.25 साल हो गए हैं इससे ऊपर भी युद्ध जाएगा? और जो नेटो देशों का सपोर्ट यूक्रेन के साथ बना हुआ है, अब क्या आने वाले टाइम में ये टकराव रूस से सीधा नेटो देशों का होगा? जी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अभी जो अस्थाना साहब बता रहे थे कि आज के डेट में कोई कंट्री सिर्फ अलायंस के लिए अपना लॉस नहीं करते हैं, उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ता है। इसीलिए एक नेटो में भी डिवीजन, आप देखिए नेटो की कुछ कंट्रीज में फुल फ्लेज सपोर्ट में नहीं आते। इवन मैं अभी ईरान की बात करूं तो इमैनुअल मैक्रोन ने बोला था G7 में कि हम थोड़ा सा सीज फायर की बात करें क्या, तो
डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि नहीं नहीं आप नॉनसेंस की बात कर रहे हो। आज वही काम डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं जिस बात को लेकर के इमैनुअल मैक्रोन G7 मीटिंग में बोला। तो ये रशिया यूक्रेन इशू में ये कह सकते हैं कि ये वॉर ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत मुझे ऐसा कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जो पुतिन की सोच है कि मैं कंप्लीटली यूक्रेन को पोजीशन में ले लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है, जेलेंस्की की बात है कि मैं फाइट करता रहूंगा, तो इस तरीके के टाइम टू टाइम जो स्लो वॉर चलता रहेगा। और आई डोंट सी एनी मच मोर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस कि कोई आएगा और दोनों बैठेंगे, और चूंकि बहुत कुछ तबाही हो चुकी है दोनों साइड से। रशिया के लिए वही सवाल है जैसे इजराइल ईरान की बात कर रहे थे। रशिया के लिए ये एक तरह से एक हेजेमनी या कह सकते उसकी आइडेंटिटी का सवाल है। पुतिन क्या जवाब देंगे रशियंस को कि आपने 3 साल में क्या किया। तो लेकिन यहाँ पर पूरे डायनेमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेटो का। दरअसल शुरुआत नेटो के एक्सपेंशन से हुई, ईस्ट वर्ड जो एक्सपेंशन कर रहा था। रशिया को दिक्कत थी, रशिया ने पहले किया था 2004 से ही रशिया को 2004 से कंटिन्यू ईस्ट वर्ड जो एक्सपेंशन है नेटो का, ये है टेंशन, और यही उसके कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हमेशा हर्ट करता है। और इसी पॉइंट की वजह से यूक्रेन की गलतफहमी थी। यूक्रेन ने सोचा कि मेरे साथ नेटो है, अमेरिका है, अब मैं चलता हूँ इसका मेंबर बन जाता हूँ। मेंबर आप बनना अमेरिका रशिया की देखिए बाइनरी है। आपका नेटो का मेंबर बनना रशिया के कोर इंटरेस्ट को हर्ट करना, दोनों जुड़ी बातें, ये सेंसिटिव। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूक्रेन को पूरा राइट है। यूक्रेन को राइट को किसी की सिक्योरिटी को भी ध्यान। फॉर एग्जांपल इंडिया श्रीलंका ने जब हमन टोटा पोर्ट दिया चाइना को, तो भारत ने श्रीलंका को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि इस वजह से यदि हमारी सिक्योरिटी को कंसर्न होगा तो आप तैयार रहिएगा। तो इस तरीके का होता है कि आप आइसोलेट होकर के आप डिसीजन नहीं ले सकते कि मेरा डिसीजन है नेटो पर जाना, मैं सॉवरेन कंट्री हूँ। आप रशिया के सारे दुश्मनों को उसको बॉर्डर में बैठा दे रहे हैं, तो उसका इनसिक्योर होना बहुत ही स्वाभाविक। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे जो सवाल है अभी सॉल्व हो पाए। अभी भी नेटो वहां है, अभी भी यूक्रेन कहता है कि मैं नेटो का मेंबर बनूंगा, जेलेंस्की कहता है कि मैं फाइट करता रहूंगा। फाइट किसके दम पर करूंगा जेलेंस्की को खुद नहीं मालूम है। और जो नेटो की कंट्री छोटे मोटे सपोर्ट देते रहे, और रशिया भी चाह रहा है कि देखिए मैं पूरा, रशिया कई बार अटैक किया। अभी रिसेंटली जब यूक्रेन ने अटैक किया था रशिया पर, तो सब लोग कह रहे थे कि यूक्रेन की जीत हो गई। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ रशिया का एक कह सकते परसेप्शन था, उसको डायल्यूट किया। तो पुतिन साहब को भी मालूम है कि कंप्लीटली मैं यूक्रेन को कब्जा नहीं कर सकते हैं। हाँ। और जेलेंस्की को भी मालूम है कि रूस मुझे छोड़ने से। तो मुझे लगता है कि आई डोंट सी एनी मच मोर रेडिकल शिफ्ट कि कुछ बड़ा होने वाला। ये स्लो। अच्छा, बड़ा खतरा तब नजर आता है ना अस्थाना सर, बड़ा खतरा तब नजर आता है जब व्यापक स्तर पर देखा जाता है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ जाएगा अलग अलग देशों में अगर युद्ध की स्थिति है, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ 2 देश उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली और देश भी होते हैं। और इसीलिए बार बार हम ये पूछते हैं कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। फिर एक और सवाल आता है, कहीं परमाणु युद्ध का खतरा तो नहीं, क्योंकि फिर तो तबाही उतनी होगी जितना इमेजिनेशन से पार है। देखिए दोनों ही हालत जो है वो लगती नहीं है दोनों ही लड़ाइयों में, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में पुतिन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कई बार बोल भी चुके हैं। हालांकि उन्होंने धमकी दी है, लेकिन वो धमकी जो है वो है नाटो के लिए कि आप डायरेक्टली लड़ाई में मत घुसिए। अगर आप घुसेंगे तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रह जाएगी सिवाय इसके कि मैं अपनी फिर मेरे एग्जिस्टेंस पर सवाल आ जाएगा और उसमें मैं कुछ इस किस्म का कार्रवाई कर सकता हूँ। तो इस किस्म की इनडायरेक्ट धमकी दी है, डायरेक्ट धमकी कभी नहीं दी उन्होंने। लेकिन ये नाटो को भी पता है और नाटो को अपनी लिमिट पता है। इसलिए देखिए नाटो ने कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं किया, चोरी छुपे उनके ऑपरेटर वहां चले गए यूक्रेन में, वो बात अलग है। कुछ मर भी गए, कुछ उन्होंने पकड़ भी लिए, वापस भी कर दिए, वो सब चलता रहता है। लेकिन इसके अलावा डायरेक्टली नाटो ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया उनके ऊपर किसी भी हालत। और वो न्यूक्लियर थ्रेट का जो डर है वो उधर मौजूद है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास में, और ऐसी उन्होंने टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेट भी की हुई है जिनको कोई एयर डिफेंस रोक नहीं पाएगा। तो ये ताकत जो है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी।
अब जहां तक बात आती है कि लड़ाई की, मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई कभी लंबी होगी कभी कम होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब अगर इनके पास में, यूक्रेन के पास में और यूरोप के पास में इतनी क्षमता नहीं रहेगी, तो इसको वो इंसर्जेंसी में बदल देंगे। ऐसा बाइडेन का प्लान था कि जब तक लड़ाई होगी होगी कन्वेंशनल वॉर, और उसके बाद में रूस के लिए हम एक इंसर्जेंसी की सिचुएशन डाल देंगे ताकि रूस उससे जूझता रहे। तो ये मेरे विचार से नाटो का प्लान है। और अभी मुझे लग तो यही रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप टेरिटरी देखें, हालांकि 3.5 साल से वेस्टर्न मीडिया ये जताता रहा है कि नहीं यूक्रेन जीत रहा है जीत रहा है जीत रहा है, वो झूठ मूठ प्रोपेगेंडा करते रहे, लेकिन ग्राउंड पर 20% टेरिटरी तो जब अब तो ज़्यादा ही होगी 20 से भी जो रशिया के पास है, तो जीत तो रशिया ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। बस ये है कि छुटपुट नुकसान ये लोग करते रहते हैं रशिया का। और ये भी एक धारणा थी वेस्टर्न कंट्रीज की कि ये तो 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन जो हमारी पावर है टोटल, वो कहाँ टिक पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इकोनॉमी वाइज वो अच्छा टिक पाया। और अभी तो देखिए ये नई लड़ाई हुई है, तेल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं रूस के पास उतने ही करोड़ रुपए और आ जाते हैं, क्योंकि रूस तेल निर्यात करने वाला देश है। तो अब जो है मुझे लगता है कि अमेरिका के पास ज्यादा इंटरेस्ट बचा नहीं है इस लड़ाई को और खींचने में। यूरोप की एक मजबूरी है और वो उस मजबूरी के तहत लगे हुए हैं। और जैसे ही मैन पावर की प्रॉब्लम आएगी, यूक्रेन की मैन पावर जवाब देगी, तब ज़ेलेंस्की के पास और कोई चारा नहीं होगा नेगोशिएशन टेबल पे आने का। अच्छा, दूसरी बात है ये भी, चूंकि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो 3.25 साल से ऊपर हो गया, अभी ईरान इजराइल का मामला ताजा है। अगर इस बार का टकराव देखें तो सीज फायर का ऐलान तो ट्रंप ने कर लिया, हमलों की खबर फिर भी है। क्या ये युद्ध भी लंबा खिंचता हुआ आप देख रहे हैं, साल 2 साल 3 साल जैसे रूस यूक्रेन का, या भी शांत पड़ जाएगा मामला, क्योंकि सीज फायर की बात आ रही है गाहे बगाहे जैसे भी? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी आपसे पूछे। हाँ, ओके। इसमें भी बहुत ज्यादा मैंने हमारा जो अपना एनालिसिस है कि इजराइल के पास में एयर डिफेंस एमुनिशन जो है वो 10 दिन का था, आज की डेट में मेरे विचार से 8 दिन का होगा। उसके बाद में इजराइल को पता है कि जो भी मिसाइल ईरान मारेगा वो सीधी आके मेरे आदमियों को मारेगी। और इस सिचुएशन में उसको पता है कि इससे ज्यादा स्टेइंग पावर मेरे पास नहीं है। उसी मुताबिक अभी ईरान को देखिए, उनके भी काफी सारे मिसाइल लॉन्चर मारे गए हैं। मिसाइल उनके पास थी तकरीबन 3 से 4 हजार, उसमें से वो तकरीबन 1000 इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अभी उनके पास 2000 मिसाइल बची हैं। कुछ उन्हें रखना भी पड़ेगा अपने लिए कि भाई कोई और भी भयानक स्थिति आ सकती है। तो उनके पास भी कोई बहुत ज्यादा एमुनिशन बचा नहीं है। दोनों का बॉर्डर मिलता नहीं है, तो ग्राउंड पर लड़ाई हो नहीं सकती। तो जितना यही है स्टैंड ऑफ अटैक का जितना साजो सामान है, वो साजो सामान बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। और इनको कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है सामान के साथ। इजराइल को जरूर सपोर्ट करेगा अमेरिका, और सामान के साथ में वो तो उनको करता ही रहेगा, लेकिन इनके पास इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इजराइल की प्रॉब्लम भी है कि वो इतना छोटा देश है कि उसके पास मार सहने की शक्ति कम है। ईरान के पास में मार सहने की शक्ति ज्यादा है। मिसाल के तौर पे ईरान में 50,000 आदमी मर जाएं, खुमैनी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10,000 आदमी अगर इजराइल में मर जाएं तो नेतन्याहू जो है उनको सारी जनता आ जाएगी सड़क पर और उनको बोल देगी नहीं अभी बंद करो लड़ाई। तो ये सिचुएशन है। इस हिसाब से मेरा अपना मानना है इस पूरे एनालिसिस के तौर पे कि ये लंबा नहीं चलेगा। और अभी का ये अपडेट भी है जो कि नीचे हम दिखा भी रहे हैं कि ईरान के हमले से 28 लोगों की मौत इजराइल में हो गई है, जबकि 300 के करीब लोग जख्मी हो गए हैं। और जैसा भी अस्थाना सर का अनुमान था कि इजराइल को चोट ज्यादा पहुंच रही है, क्योंकि ईरान में उतनी क्षमता है कि वो युद्ध सह सकता है, या फिर लोगों की मौत यहाँ खप सकती है, कह सकते हैं कि आबादी के लिहाज से, या फिर ईरान इजराइल को ऐसे अगर कंपेयर करें। लेकिन इजराइल को ये चोट गहरी लग रही है और ये युद्ध बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। हम तो यही चाहेंगे वैश्विक स्तर के बारे में सोचते हुए कि युद्ध ज्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि भारत की तरफ से भी सीज फायर का स्वागत ही किया गया कि हाँ ये संघर्ष विराम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल अस्थाना और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।